नमस्कार दोस्तों। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 29 दिसंबर को एसएससी सीजीएल 2020-21 के एग्जाम के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी खबर आप सबके लिए, एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए जो फिलहाल इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है फिलहाल। तो अपन इस नोटिफिकेशन में क्या क्या नया है, क्या क्या चीज़ें इसमें अपडेट की गई हैं, वो सब विस्तार से जानेंगे। चाहे वो डेट हो, चाहे पोस्ट के बारे में हो, एज की बात करेंगे, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे, एग्जाम प्रोसेस, टीयर 1 2 3 4 जो स्टेज है उनकी बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कुल मिलाकर आज हम इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन सीजीएल नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो देख स्टार्ट करते हैं अपन। तो आप देख रहे हैं एसएससी ने आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी सीजीएल 2020 का नोटिस जारी किया है। तो क्या है इसमें कुछ नया, पहले स्टार्टिंग अपन देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये आप कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो आपकी 29 तारीख से स्टार्ट कर दी गई है। 29 दिसंबर 2020 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म आपकी जो लास्ट डेट है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन की, तो वो है आपकी 31 जनवरी 2021, यानी 31 जनवरी 2021 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि कभी भी आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें। हमेशा जो फॉर्म यदि आपको भरना है, जैसे 29 दिसंबर 2020 को आपको नोटिफिकेशन आया है, तो एक हफ्ते के अंदर आप ये फॉर्म फिल कर दें। लास्ट डेट का इंतजार न करें, क्योंकि लास्ट डेट में आपका सर्वर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो बाकी चीज़ें तो ठीक है, आपकी लास्ट डेट की हम बात कर लेते हैं। इधर पर 31 जनवरी है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 है ना। तो आपका जो टीयर 1 का यानी एग्जाम आपका होगा प्रीलिम्स का, वो 29 मई से आपके एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है 29 मई। ठीक है, तो 29 मई से आपके पेपर स्टार्ट होंगे और ये पेपर आपके चलेंगे 7 जून तक। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास लगभग और लगभग 4 महीने का यहाँ पर समय है, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो ये 4 महीने में आपको कुछ ऐसी प्लानिंग बनानी है कि हमें, चाहे प्रैक्टिस पेपर हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें हो, उसे हमें किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, और साथ ही साथ मॉक पेपर का हमें टाइम स्लॉट यहाँ पर क्या रखना है। ठीक है, तो आगे हम बाकी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है पे लेवल 8। ये आपकी सीजीएल की सबसे बड़ी पोस्ट होती है ऑफिसर लेवल की। इसमें आप देख पा रहे हैं जो सैलरी यहां पर पे भी लिखा हुआ है वो है 47,600 से 1,51,100। काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है आपकी सीजीएल की, जिसके लिए हर कोई आपका एलिजिबल नहीं होता। ये स्पेशल क्वालिफिकेशन की ही पोस्ट है, जिसमें आपका पहला आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और इसके बाद सेकेंड है आपका असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, तो ये आपकी समझिएगा ये ग्रुप बी की आपकी पोस्ट होती है। और ये गजेटेड गजेटेड आप देख रहे हैं कि जनरली यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये गजेटेड नॉन मिनिस्ट्री आपकी पोस्ट होती है। ठीक है, तो और अब हर बार हम यदि सीजीएल की बात करते हैं, सीजीएल में भी एज लिमिट हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो आप देख लीजिएगा कि आप फॉर्म किस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ जो एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर है, 30 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पे लेवल 7 की, तो आप देखिएगा ये जो आपकी पोस्ट है यहाँ पर जनरली सब अप्लाई कर सकते हैं। जनरली जितने भी स्टूडेंट्स वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सीजीएल की हम बात करते हैं, सीजीएल में जितनी भी मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय है, उन मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट पे इनकम टैक्स हो, चाहे आपका सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो। ठीक है, तो रेलवे एक्सटर्नल अफेयर्स जो आपके जनरली मिनिस्ट्री है, उसमें जो ऑफिसर होते हैं उनका सिलेक्शन आपका यहाँ सीजीएल के द्वारा किया जाता है। तो केंद्र सरकार की जॉब होती है। और साथ ही साथ बहुत जो बड़ी बात है वो ये कि केंद्र सरकार की सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो हम पे लेवल 7 की बात करते हैं। यहाँ पर 44,900 से 1,42,400 आपका यहाँ पर सैलरी पे दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो पोस्ट है हमारे पास, तो वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके बाद आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा हम बात करें तो असिस्टेंट असिस्टेंट की पोस्ट है, फिर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो काफ़ी प्रेफरेंस पोस्ट रहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए।
इसके बाद इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल एक्साइज हो गया, इंस्पेक्टर आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, एग्जामिनर हो गया, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया, और साथ ही साथ आपका सब इंस्पेक्टर हो गया। तो अलग अलग यहाँ पर पोस्ट दिख रही है, और अलग अलग यहाँ पोस्ट के लिए थोड़ा आपका क्राइटेरिया अलग दिया है। जनरली यहाँ पर जो एज लिमिट की हम बात करेंगे फॉर्म भरने की, तो वो आपकी 30 साल यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंस्पेक्टर पोस्ट हो गई यहाँ पर, इंस्पेक्टर तो काफी अच्छी यहाँ पर पोस्ट है, और यहाँ पर जनरली आप सब एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आ जाता है आपका पे लेवल 6। ठीक है, तो पे लेवल 6 जनरली इससे थोड़ा नीचे हम आ जाते हैं। तो ये आपकी असिस्टेंट जॉब है। तो जितने भी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री हैं और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट होते हैं, तो यहाँ से वो रिक्रूटमेंट होती है सीजीएल में। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं असिस्टेंट। यहाँ पर जो जॉब आपकी दिख रही है अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में दिख रही है। हम कैग की बात करें, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर डिविजनल अकाउंटेंट जो काफी अच्छी पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, सब इंस्पेक्टर हो गया, जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर। हाँ, यहाँ समझिएगा, जब हम यहाँ पर बात करते हैं जेएसओ की, तो यहाँ पर स्पेशल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जेएसओ पोस्ट के लिए। बाकी के लिए जनरली नॉर्मल है। एज लिमिट यहाँ पर हर जगह अलग अलग हो जाती है। आप देख रहे हैं कि जो असिस्टेंट की जनरली जो पोस्ट है वहां पर लिखा हुआ है 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि जेएसओ के लिए जो पोस्ट दी हुई है वो 32 साल यहाँ पर आपको पर्टिकुलर एज लिमिट मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पे लेवल 5 की। तो इसमें आपके ऑडिटर, सीएजी यानी कैग, अदर मिनिस्ट्री सीजीडीए, बाकी कैग में अकाउंटेंट के तौर पे यहाँ पर अलग अलग एज लिमिट दिख रही है। और यहाँ पर जो एज लिमिट है आप देख रहे हैं वो 18 साल से लेकर 27 साल तक की जो एज लिमिट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जनरली बाकी पोस्ट में आपकी ये 30 तक थी। ठीक है, इसके बाद आता है पे लेवल 4, जिसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिनकी एज लिमिट आपकी 18 से 27 वर्ष की दी है। ग्रुप सी की आपकी ये पोस्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं बाकी इसकी इंफॉर्मेशन। हमें केवल वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमारे काम की, जो जिससे आप फॉर्म भरने में आपको काफी सहायता मिल पाए। बाकी पीडीएफ अवेलेबल है, आप चीजें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैकेंसी कितनी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टेंटेटिव वैकेंसी। लगभग आपकी जो यहाँ पर वैकेंसी है सीजीएल की वो है 6506, जो काफी आपकी यहाँ पर पोस्ट दी हुई है 6506, लगभग 6500 यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें ग्रुप बी में गेजेटेड में आपकी 250 और ग्रुप बी नॉन गेजेटेड में 3513, और ग्रुप सी के लिए जो हमने अभी डिस्कस किया 2743 पोस्ट हैं। तो काफी कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है कि पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं होती, तो आपको यहाँ पर चीज क्लियर हो जाएगी कि 6506 जो है वो टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर सीजीएल में है 6500। और कई बार ऐसा होता है कि ये पोस्ट कभी कम ज्यादा भी हो जाती है, जनरली बढ़ती हैं, तो आगे वो डिटेल में पता चल जाएंगी, जो शायद 1-2 महीने बाद यदि पोस्ट में कुछ इजाफा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेशनलिटी की बात करें तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो आपके पास फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है। एज लिमिट हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ के एक्सप्लेन अपन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय निकल सकता है। जो हमने पहले डिस्कस कर लिया 27 साल कहाँ पर है, और 30 साल और 32 आपकी जेएसओ की पोस्ट के लिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए आपका यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी में आपकी 10 साल है, जबकि एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर दिया हुआ है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज एज द क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट से यहाँ पर जो उसका रिटायरमेंट है उससे 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि हम बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट आपके अकाउंट्स ऑफिसर, तो हमने आपको बताया था, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले हमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से। लेकिन देखो साथ ही साथ हमारे पास हमने बोला था कि ये हर कोई फॉर्म नहीं भर पाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडी इन मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन में। तो जिनका ये ग्रेजुएशन में यदि आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपका वो ये फॉर्म यहाँ पर फिल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आगे हम जेएसओ की बात करें तो जेएसओ में लिखा हुआ है जो पोस्ट है इसमें बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, वो भी उसने बोला है मिनिमम 60% के साथ, वो भी मैथमेटिक्स में, ठीक है। और साथ ही साथ उसने लिखा हुआ है बैचलर डिग्री चाहिए हमें यहाँ पर सांख्यिकी स्टैटिक्स में, तो यहाँ पर सांख्यिकी के लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में, साथ ही साथ आपका यहाँ पर दिया हुआ है जो बैचलर डिग्री और 12th है आपका 60% से होना चाहिए। बाकी सारी पोस्ट के लिए आपका सिर्फ ग्रेजुएशन यहाँ पर कंपलसरी किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरने की बात करें तो यहाँ वेबसाइट दी हुई है ssc.nic.in, यहाँ पर आप फॉर्म सबमिट यहाँ पर ऑनलाइन मोड में के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ फोटोग्राफ की, तो फोटोग्राफ उसने बोला है कि जेपीजी फॉर्मेट जो होना चाहिए वो 20 केबी से 50 किलोबाइट यानी केबी तक जनरली यहाँ पर फोटोग्राफ होना चाहिए, और जो फोटो है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। लास्ट डेट मैंने आपको जैसे कि पहले डिस्कस की थी 31 जनवरी 2021 लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का इंतजार ना करिएगा, पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है जनवरी फर्स्ट वीक में। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 100 रुपये यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। यदि हम बात करें जो महिला कैंडिडेट हैं और जो SC ST से बिलोंग करते हैं, PWD एक्स सर्विसमैन है, तो उनको यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें जनरली आप देख रहे हैं एग्जम्पशन दिया हुआ है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। यदि फी की बात करें तो फी आप ऑनलाइन मोड में पे करेंगे, चाहे भीम UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का, या फिर आप कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र की हम बात कर लें, रीजन की बात करें तो यहाँ जो सेंटर है वो है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग भिलाई। तो जनरली जो मध्य प्रदेश क्षेत्र के आपके छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं उनके लिए सेंटर है, तो मुझे नहीं लगता है इनमें कोई किसी को समस्या होगी। आसपास के क्षेत्र में जनरली आपको ये सेंटर देखने को मिल जाएंगे। यदि कोई कैंडिडेट और इसके आसपास के क्षेत्र के उनके भी बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि बिहार और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना और इसके बाद आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी यहाँ पर सेंटर दिए हुए हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हमने बात कर ली है। और यदि हम बात करें दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के आपके कैंडिडेट के लिए तो देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर और जयपुर, जोधपुर, कोटा आपको यहाँ पर सेंटर उदयनगर देखने को मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, एग्जाम की बात करें तो एग्जाम यहाँ पर 4 टीयर में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, जिसमें टीयर जो 1 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसको हम प्रीलिम्स बोल सकते हैं। इसके बाद आपका टीयर 2 होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जनरली जिसको हम मेंस बोलते हैं। इसके बाद आपका लिखा हुआ है टीयर जो 3rd है वो है पेन एंड पेपर मोड पेपर जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पेपर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर है। और इसके बाद जो टीयर 4 है वो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि एग्जाम यहाँ पर पैटर्न क्या होने वाला है, तो आप स्क्रीन में देखिएगा और आपको लगे तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो जो हमारा प्रीलिम्स यानी टीयर 1 का जो फेज है उसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और जो मार्क्स होगा वो होगा 50 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का होने वाला है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की हम बात करें, जीएस वाले पार्ट की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। इंग्लिश कंप्रेंशन यानी इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। और इसके लिए आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा 1 घंटे का, ठीक है। इसके अलावा जो आपके हैंडीकैप्ड या आपके कहीं ना कहीं दृष्टिबाधित आपके जो व्यक्ति हैं उनके लिए आपके मिलेगा यहाँ पर समय 1 घंटे 20 मिनट, यानी 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आपके दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो 1 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है। और 25-25 क्वेश्चन के आपके 4 यहाँ पर सेक्शन देखने को मिल रहे हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे कितने, 200 क्वेश्चन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पेपर आपका सेकंड होगा जनरली मेंस की बात करें तो मेंस में आपके कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। बाकी जो है स्टैटिक्स और आपके जनरल स्टडीज और आपके फाइनेंस इकोनॉमिक्स अलग अलग पोस्ट के लिए। यदि हम बात करें पेपर फर्स्ट की तो यहाँ पर मैथ्स आने वाला है जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 200। और जो दूसरा पेपर होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेंशन का जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स रहेंगे आपके 200 के लिए। और 2 घंटे आपको प्रत्येक पेपर के लिए यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। स्टैटिक्स और आपका जनरल स्टडीज और आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आपके अलग अलग पोस्ट के लिए जो आपके ऊपर मेंशन किया गया है, ठीक है, CSO की पोस्ट के लिए।
इसके बाद इसमें लिखा हुआ है जो टीयर 1 और टीयर 2 जो एग्जाम होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिनको आपको टिक करना है। ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव जो मार्किंग है यहाँ पर 0.5 है ना। 0.5 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी गई है टीयर 1 एग्जाम में। टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपके यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखिएगा, देयर विल नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंसिव, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज का आपका पेपर है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की रहेगी, एंड ऑफ 0.5 मार्क्स ऑफ ईच अदर आंसर इन पेपर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, और जबकि फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ पेपर के लिए आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 0.5 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें जैसे लिखा हुआ है टीयर 2 और जो आपका फर्स्ट और सेकेंड पेपर है ये सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी किया गया है, जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें लिखा हुआ है जो आपका जब आप टीयर 2 यानी मेंस क्वालिफाई करोगे तो आप पहुंचोगे टीयर 3 में, और टीयर 3 में आपका पेन एंड पेपर मोड पेपर होगा, यानी आपको इसके लिए पेन और पेपर मिलेगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, समझिएगा। इसमें जो पेपर होगा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो इंग्लिश और हिंदी में आपके ऊपर है कि आपको इंग्लिश में लिखना है या फिर हिंदी में लिखना है, जिसमें राइटिंग ऑफ ऐसे और साथ ही साथ प्रेसेस लेटर और एप्लीकेशन यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसके लिए आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 100, और इसके लिए जो टाइम अलॉट किया गया है वो है 1 घंटे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब टीयर 3 हो जाएगा इसके बाद आप आएंगे टीयर 4 जो कि स्किल टेस्ट है। इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यहाँ पर शामिल किया गया है, यानी टाइपिंग का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सिलेबस की, जो कि हमने देखा कि यहाँ 4 सेक्शन होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग यहाँ पर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टॉपिक हमें देखो क्या क्या पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ को क्रैक करने के लिए। तो आप ये जो सिलेबस देख रहे हैं रीजनिंग का, इसका पहले स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, और जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं उतना ही पढ़ना है, कुछ भी आपको नया पढ़ने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं। तो वो उन टॉपिक के नाम है, देख लेते हैं। तो उसमें आपका आ जाएगा अरिथमेटिक रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल के बाद हम बात करें एनालॉजी, एनालॉजी के बाद क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आ गया। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपका यहाँ पर हो गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, फिगर पैटर्न फोल्डिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड एंड स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, आपके जो मैचिंग करने होते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको जनरली देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गया रीजनिंग। अब हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस यानी जीएस वाले पार्ट में। तो जीएस की हम यदि बात करेंगे तो जीएस में हमें यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आपका कल्चर से बात करें, साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा वेटेज में देखने को आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स होगा, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको स्टैटिक जीके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के पार्ट में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यदि हम क्वांटिटी यानी मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं वो है परसेंटेज, डेसिमल, डेसिमल के बाद रेशो आपका हो गया, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। इसके बाद यहाँ पर एडवांस मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा आपको क्वांट में। तो एडवांस मैथ यहाँ आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो एल्जेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। सर्कल के हो गया, प्रिज्म हो गया, कोन, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, आपके रेक्टेंगुलर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को जनरली मिलेंगे, चाहे वो मेंसुरेशन का पार्ट हो या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश जनरली आप सबको पता है, कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ग्रामर के क्वेश्चन हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। टीयर 2 की बात करें, टीयर 2 वही सिलेबस रहेगा जनरली, उसको डिटेल में आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारे काम की न्यूज़ इसमें दिख रही है फिलहाल आपको, जिसमें सहायता हो जाए एग्जाम में पढ़ने के लिए। क्योंकि 63 पेज का नोटिफिकेशन है तो पूरा पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी फिलहाल तो ऐसा नहीं है। चलिए आगे हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, पहली चीज़ फॉर्म भरने में, चाहे आपका इसके बाद इन्विजिलेटर के लिए तो आधार कार्ड हमारे पास होना चाहिए, चाहे वो आपका प्रिंट आउट आधार हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और आईडी कार्ड यदि कॉलेज वॉलेज का है तो वो भी आपका दिया हुआ है, लेकिन ये आईडी कार्ड याद रखिएगा सेंटर में आपका मान्य नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल हमारे काम की जितनी चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा फिलहाल तो हमें कुछ समझने की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। तो फिलहाल तो हमें इतनी चीज़ें समझनी थी, फिलहाल जितने हमने डिस्कस यहाँ पर कर ली हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पास जो 4 महीने का समय है वो काफ़ी ज़्यादा समय है इस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो एक अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, आपको एक वीडियो लेक्चर इसके माध्यम से मिल जाएगा या एक शेड्यूल बता दिया जाएगा कि इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, बाकी आपके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए, कोई मदद लगे बिल्कुल पूछिए। तो आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो एसएससी सीजीएल में मैं फिर लास्ट में इतना बोलूँगा कि आप फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए, फिल कर दीजिए, जिससे आपको आगे समस्याएं ना हो। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।